हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हम आपका टेस्ट लेंगे। जैसे आपको पता है कि डेली संडे आपका टेस्ट लिया जाता है, जो एक हफ्ते की पढ़ाई होती है उसी का यहाँ पे टेस्ट लिया जाता है। तो आप लोग टेस्ट को शुरू से अंत तक देखिए। टेस्ट में टोटल 30 प्रश्न है और ये 30 प्रश्न एक हफ्ते में जितने भी क्वेश्चन कराया जाता है उसका निचोड़ प्रश्न है। और ये प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो एक भी स्किप मत कीजिएगा, प्रश्न शुरू से अंत तक देखिएगा और लास्ट में हमको बताइए कि आपने 30 में से कितना सही किया है ईमानदारी पूर्वक। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ए ऑप्शन है संयोजन क्रिया, बी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, सी ऑप्शन है अपघटन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बना रहता है। जब पेड़ पौधे अपने भोजन बनाते हैं तो उस समय काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन बाहर निकलता है और जिससे जो पर्यावरण का ऑक्सीजन का संतुलन होता है वो बना रहता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे दो नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ। यहाँ पे बताना है कि गंगा कार्यक्रम योजना है जो किस वर्ष प्रारंभ हुआ। ए ऑप्शन है 1980, बी ऑप्शन है 1985, सी ऑप्शन है 1990, डी ऑप्शन है 1995। तो यहाँ पे देखिए गंगा कार्य योजना, ये गंगा कार्य योजना क्या है, यानी गंगा की सफाई। यहाँ पे देखिए गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई, तो ये 1985 में प्रारंभ हुई। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर देखिए, काफी महत्वपूर्ण है, मानव नेत्र पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि मानव नेत्र पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए उल्टा, छोटा और वास्तविक, बी ऑप्शन है यहाँ पे उल्टा, बड़ा और काल्पनिक, सी ऑप्शन है यहाँ पे सीधा, छोटा और वास्तविक, डी ऑप्शन है यहाँ पे सीधा, बड़ा और काल्पनिक। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले ये पता आपको होना चाहिए कि मानव नेत्र के किस भाग पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वो रेटिना या दृष्टि पटल पे बनता है। और वो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो यहाँ पे देखिए उल्टा होता है, छोटा होता है और कैसा होता है, वास्तविक होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। जो तारे हैं उसे देखने पे वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, तो किसके कारण से होता है। ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन, बी ऑप्शन है यहाँ पे वर्ण विक्षेपण, सी ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होते हैं, तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग 30 प्रश्न देखिएगा और लास्ट में हमको ईमानदारी पूर्वक जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि आपने कितना सही किया। यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण है, इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है। जब इंद्रधनुष दिखाई देता है आसमान में तो उसमें सबसे बाहर का रंग कौन सा दिखाई देता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है बैगनी, सी ऑप्शन है यहाँ पे नीला, डी ऑप्शन है पीला। तो जब यहाँ पे देखिए इंद्रधनुष आकाश में निकलता है तो सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है, लाल रंग दिखाई देता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आता है कि जब इंद्रधनुष निकलता है तो सबसे अंदर कौन सा रंग दिखाई देता है, तो वो बैगनी रंग दिखाई देता है। यहाँ पे पूछा है कि बाहर कौन सा रंग दिखाई देगा, तो बाहर लाल और अंदर कौन सा, बैगनी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर, जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराकर चारों तरफ फैल जाती है तो उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराकर चारों तरफ फैल जाएगी तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश के
पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी ऑप्शन है यहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन। तो यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराकर चारों ओर फैल जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखते रहिए और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है, विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है। जो विद्युत फ्यूज होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ए ऑप्शन है उष्मीय प्रभाव पे, बी ऑप्शन है रासायनिक प्रभाव पे, सी ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव पे, यहाँ पे डी ऑप्शन है न्यूटन के नियम पे। तो यहाँ बताना है कि जो विद्युत फ्यूज होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो यहाँ पे देखिए जो विद्युत फ्यूज होता है वो उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है, धातु का ऑक्साइड कैसा होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है उदासीन, डी ऑप्शन है सभी। तो जो धातु के ऑक्साइड हैं वो कैसे होते हैं, तो वो क्षारीय होते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक प्रश्न इसी में आता है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड कैसे होंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, अधातु के ऑक्साइड कैसे होंगे, तो वो अम्लीय होंगे, और जो धातु के ऑक्साइड होगा वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो ये दोनों प्रश्न आपको पता होना चाहिए और इसे आप लोग याद कर लीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो परीक्षा हॉल में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, किसको किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसे किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। ए ऑप्शन है सोडियम, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है फास्फोरस, डी ऑप्शन है चांदी। तो किसे किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, तो यहाँ पे देखिए जो सोडियम होता है वो अत्यंत अभिक्रियाशील होता है और अत्यंत ज्वलनशील भी होता है। ये क्या करता है कि ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलना शुरू कर देता है, इसीलिए ऑक्सीजन के साथ इसका संपर्क तोड़ने के लिए किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, किसे किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, तो जो सोडियम होता है उसे किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। और सोडियम को चाकू से भी आसानी से काट सकते हैं, ये भी इसका उत्तर हो जाएगा कि किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है, तो वो क्या होता है, सोडियम होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। दोनों प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर, आपदा कितने प्रकार के होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे देखिए आपदा कितने प्रकार के होते हैं, तो आपदा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो एक होता है प्राकृतिक आपदा और एक होता है मानव निर्मित आपदा। तो जो प्राकृतिक आपदा होता है वो हो गया जैसे सुखाड़ हो गया, बाढ़ हो गया, भूस्खलन हो गया, भूकंप हो गया, जो प्राकृतिक के द्वारा घटता है वो क्या हो गया यहाँ पे प्राकृतिक आपदा। मानवकृत आपदा क्या होता है, जैसे आतंकवाद हो गया, बम विस्फोट हो गया, दंगा हो गया, ये सब मानव कराते हैं, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे मानव निर्मित आपदा हो जाएगा। यानी यहाँ पे पूछ रहा है प्रश्न कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं, तो आपदा 2 प्रकार के होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न, सुनामी किस भाषा का शब्द है। यहाँ पे बताना है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है अंग्रेजी, सी ऑप्शन है जापानी, डी ऑप्शन है अरबी। तो यहाँ पे देखिए जो सुनामी है वो किस भाषा का शब्द है, तो जो सुनामी है वो जापानी भाषा का शब्द है, क्योंकि जापान में काफी सुनामी आता है, इसीलिए जो सुनामी शब्द है वो कहाँ से निकला है, तो जापान से निकला है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिए। आप क्या करते हैं, शुरू के 2-4 प्रश्न देख लेते हैं, छोड़ देते हैं, तो ऐसे आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। आप लोग शुरू से अंत तक देखिए, और जो प्रश्न आपको याद नहीं है तो आज से ही आप लोग उस प्रश्नों को लिखिए और याद कर लीजिए, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स लाकर अपने मम्मी पापा को खुश रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है यहाँ पे 1905 में बंगाल विभाजन के समय किसके समय पर हुआ था। यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब यहाँ पे 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल को बिहार से यहाँ पे अलग कर दिया गया था 1905 में। तो यहाँ पे देखिए बंगाल के विभाजन के समय किसके समय हुआ था। ए ऑप्शन है यहाँ पे लॉर्ड कर्जन, बी ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, सी ऑप्शन है लॉर्ड लीटन, यहाँ पे डी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ पे देखिए 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, जिसमें एक बंगाल बना था और एक बिहार बना था। तो यहाँ पे देखिए वो किसके शासनकाल में हुआ था, यानी किसके समय में हुआ था, तो ये लॉर्ड कर्जन के समय
समय में हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था, तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जालियांवाला जो बाग है उसमें बहुत सारे हजारों लोगों को ऐसे ही गोली से मार दिया गया, तो उस हत्याकांड की जांच करने के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? ए ऑप्शन है हंटर समिति, बी ऑप्शन है डायर समिति, सी ऑप्शन है यहाँ पे मंगट्यू समिति, यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन है चेम्सफोर्ड समिति। तो यहाँ पे देखिए जो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो समिति का गठन हुआ था वो कौन था? हंटर समिति था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आता है कि जालियांवाले बाग हत्याकांड पे गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल ओ डायर ने दिया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ? काफी महत्वपूर्ण है कि जो रॉलेट एक्ट कानून था वो किस वर्ष पारित हुआ? ए ऑप्शन है 1908, बी ऑप्शन है 1909, यहाँ पे सी ऑप्शन है 1919, डी ऑप्शन है 1920। तो यहाँ पे देखिए जो रॉलेट एक्ट कानून था वो किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 1919 में हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न 15 नंबर देखिए, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जो हिंद स्वराज पुस्तक है वो किसने लिखा था? ए ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक ने, बी ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, डी ऑप्शन है यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो यहाँ पे देखिए जो हिंद स्वराज पुस्तक है वो किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी जी ने लिखा था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसकी स्थापना किसने किया था? ए ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया ने, बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने, डी ऑप्शन है नरेंद्र देव ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था थी उसकी स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न देखिए, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे? जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे वो कहाँ के राजा थे? यहाँ पे ए ऑप्शन है सौराष्ट्र, बी ऑप्शन है मिथिला, सी ऑप्शन है पटना, डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे वो कहाँ के राजा थे? तो ये पटना के राजा थे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर देखिए, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? जो लक्ष्मण था वो कहाँ पे नौकरी करता था? ए ऑप्शन है पंजाब में, बी ऑप्शन है कोलकाता में, सी ऑप्शन है भुवनेश्वर में, डी ऑप्शन है दिल्ली में। तो यहाँ पे बताना है कि जो लक्ष्मण है वो कहाँ पे नौकरी करता था। तो लक्ष्मण कहाँ पे नौकरी करता था? तो कोलकाता में करता था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर देखिए, दही वाली मंगमा मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? जो दही वाली मंगमा है वो किस भाषा में लिखा गया है? ए ऑप्शन है तमिल, बी ऑप्शन है कन्नड़, सी ऑप्शन है तेलुगु, डी ऑप्शन है मलयालम। तो जो दही वाली मंगमा है कहानी वो किस भाषा में लिखा गया है? तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर, रंगप्पा था, जो रंगप्पा था वो कैसा था? ए ऑप्शन है शराबी, बी ऑप्शन है जुआरी, सी ऑप्शन है रसोईया, डी ऑप्शन है शिक्षक। तो जो रंगप्पा था वो कैसा था? तो जुआरी था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ऐसे रेड कलर के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही सब्सक्राइब कीजिएगा तैसे ही एक ऐसे बेल आइकॉन का निशान आएगा, उसको आप लोग क्या कीजिए, ऑल पे दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और उस वीडियो को आप देखें सबसे पहले। और शुरू से अंत तक आप वीडियो देखिए, शुरू से अंत तक देखने से बहुत फायदे होते हैं।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है। यहाँ पे बताना है कि भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है। ए ऑप्शन है गरीबी, बी ऑप्शन है अमीरी, सी ऑप्शन है बेरोजगारी, डी ऑप्शन है रोजगार। तो भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है, तो बेरोजगारी है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न, कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि है। जो कलिंग लिपि है वो भारत की किस प्रदेश की लिपि है, यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है मणिपुर, सी ऑप्शन है बंगाल, डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो जो कलिंग लिपि है वो भारत के किस प्रदेश की लिपि है, यानी ये उड़ीसा की लिपि है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर, सरस्वती का कुल गृह कौन सा नगर है। यहाँ पे बताना है, संस्कृत का ये प्रश्न है कि सरस्वती का कुल गृह कौन सा है। ए ऑप्शन है भागलपुर, बी ऑप्शन है नालंदा, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, डी ऑप्शन है दरभंगा। तो यहाँ पे बताना है कि सरस्वती का कुल गृह कौन सा नगर है, तो वो पाटलिपुत्र है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सरस्वती जी का कुल गृह कौन सा है, तो पाटलिपुत्र है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर, राजशेखर की रचना कौन सी है। इसमें से बताना है कि कौन राजशेखर की रचना है। ए ऑप्शन है काव्य मीमांसा, बी ऑप्शन है कूटनीतम, सी ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, डी ऑप्शन है यात्रा संस्मरण। तो यहाँ पे देखिए राजशेखर की रचना कौन सी है, तो राजशेखर की रचना कौन सी है, काव्य मीमांसा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर देखिए, किसकी विजय नहीं होती है। यहाँ पे बताना है कि किसकी विजय नहीं होती है। ए ऑप्शन है सत्य की, बी ऑप्शन है असत्य की, सी ऑप्शन है यहाँ पे धर्म की, डी ऑप्शन है सत्य और असत्य दोनों की। तो यहाँ पे बताना है कि किसकी विजय नहीं होती है, यानी किसकी जीत नहीं होती है। तो जो असत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, उनकी विजय कभी नहीं होती, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न गणित का है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। ये जो त्रिभुज होता है, इसके त्रिभुज के कितने कोण होते हैं, 3 कोण। ये ए कोण, ये हो गया बी कोण और ये हो गया यहाँ पे सी कोण। ये तीनों कोणों का योग कितना होता है। ए ऑप्शन है 60 डिग्री, बी ऑप्शन है 180 डिग्री, सी ऑप्शन है 90 डिग्री, डी ऑप्शन है 70 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। जो मूल बिंदु होता है उसका निर्देशांक क्या होता है। यहाँ पे देखिए ये y अक्ष हो गया और ये x अक्ष हो गया। ये दोनों y अक्ष और x अक्ष जहाँ पे कटते हैं वही मूल बिंदु होता है। और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 और 0 होता है। ये आपको पता होना चाहिए, काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 0 होता है। और ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आते रहते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 28 नंबर, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं। जो ये एक्स अक्ष होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं। तो जो ये एक्स अक्ष होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। और जो वाई अक्ष होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे कोटि बोलते हैं। तो ये दोनों प्रश्न आपको पता होना चाहिए। और ऐसे ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते हैं कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, तो एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। वाई अक्ष को क्या कहते हैं, तो वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, तो एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोनों प्रश्न आप लोग याद रखिए, और इसे अगर याद नहीं है तो आप लोग लिख भी लीजिए। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है 29 नंबर, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होती है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि एक वृत्त है और इसका ये एक बाह्य बिंदु है, इस पे से अगर स्पर्श रेखा खींच दिया जाए तो ये स्पर्श रेखा, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। यानी ये अगर 7 मीटर का है तो ये भी कितना होगा, 7 मीटर का ही होगा, क्योंकि दोनों क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज का ये रहा अंतिम प्रश्न और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न।
30 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। यहाँ पे बताना है कि ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा कौन सी कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए ब्रीथ है और इसका सबसे बड़ी जीवा यहाँ से जाएगा, तो जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी बच्चों को देना है, जितने बच्चे आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न है, ब्रीथ के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे देखिए जो ब्रीथ है उसका यहाँ पे केंद्र है, इस पे बताना है कि कितने डिग्री का कोण बनता है। ए ऑप्शन है 180, बी ऑप्शन है 90 डिग्री, सी ऑप्शन है 150 डिग्री, यहाँ पे डी ऑप्शन है 360 डिग्री। जो भी आपको कमेंट सही लगे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आई होगी। तो आपका जितना भी सही हुआ है आप हमें कॉमेंट जरूर कीजिए। यहाँ पे अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने में आप लोग कंजूसी मत कीजिए। अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ऐसे तीर का निशान है उसे दबा के शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में एक बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ध्यान रखिए अपना। गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।